मेरा प्रयागराज या इलाहाबाद से रिश्ता वो है जो एक विवाहिता स्त्री का मायके से होता है। चीनी यात्री वेनसोंग भी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का जिक्र करता है। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जगह जगह के कहने लगे कि इतने साल का संयोग रहा, आप इलाहाबाद जाइए, आप प्रयागराज जाइए, आप कुंभ जाइए। भीड़ होगी तो भगदड़ भी होगी, दो हो भी गई। किसी घर की 5 महिलाएं आ रही हैं, नहा के जाके कह रही हैं तुम नहीं नहाई, हम तो आराम से चले गए थे। मेरे ये स्नान और कुंभ और संगम में डुबकी लगा देने से किसी को पुण्य मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। सोशल मीडिया ने बौद्धिक लोगों को भी, तर्क संगत लोगों को भी मूढ़ और तर्कहीन बना दिया। लेकिन मैं भगवा कपड़ा पहन लूंगा और रुद्राक्ष की माला डेल लूंगा तो मैं बाबा जो एलानिया इस बात का ऐलान कर रहा है कि हाँ मैं चरस पीता हूँ, मुझे बड़ी हैरत है उन रिपोर्टर्स को कि उसको बाबा और IITN और उससे ईश्वर और अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। वो चिमटा लेके दौड़ा रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, आप उसका वीडियो बना रहे, डाल दे रहे। 2025 का कुंभ सोशल मीडिया ने हाईजैक कर लिया। जब एक मठ का महंत मुख्यमंत्री बन जाएगा तो संत तो खेमों में बटेंगे। स्वामी स्वरूपानंद जिंदगी भर उनको कांग्रेसी शंकराचार्य की उपाधि मिलती रही। और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद है उसके इमाम रामपुर के सांसद हो सकते हैं, लेकिन एक होमगार्ड का सिपाही विसिल बजा के उनको करा इधर से, सब उधर मुड़ जा रहे। मुकेश अंबानी से बड़ा अमीर कौन है भैया इस देश में? पूरे परिवार के साथ 3 पीढ़ियों के साथ वो स्नान कर रहे हैं। कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे ज्यादा टीवी चैनल का कोई पत्रकार सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता। राजीव रंजन ने मोदी भक्त की बखिया उधेड़ी। अरे यार, हजारों साल की हिंदू संस्कृति है, ये आती बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। बाबा जी आके बैठते हैं, उससे पहले चारों कैमरे उनके ऑन हो जाते हैं। सारे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल कोई नहीं ले रहा है। इस भगदड़ में वास्तव में कितने लोगों की मौत हुई ये आंकड़ा अभी तक नहीं बताया गया। अगर इतने लोग हैं, अगर उस समय भगदड़ की खबर को बहुत प्रचारित और प्रसारित कर दिया गया होता तो शायद मौतों का आंकड़ा कहाँ चला जाता। आमंत्रित किया था कि आओ आओ आओ, अखिलेश यादव ने कहा। पत्रकार तक यहाँ आए कुंभ में डुबकी लेते हुए वीडियो बना रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों की, पुरातन संस्कृति की, सनातन धर्म की कुछ तो बात है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में 50 सैकड़ों एकड़ का खुसरो बाग है। सिविल लाइंस का इलाका, अशोक नगर का इलाका, ये जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, ये पूरा इलाका, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। इलाहाबाद प्रयागराज अपने आप में तीर्थराज ऐसे थोड़ी कहा है। यहाँ जब तक गाड़ी का आगाड़ी पछाड़ी टच ना हो जाए उतना। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक काम तो बड़ा किया। क्या है कि प्रयागराज की पावन धरा पे किरदारों और व्यक्तित्वों का आवागमन थम नहीं रहा है। जिस तरह भीड़ लगातार बनी हुई है, उस तरह लोग भी बने हुए हैं। ऐसे लोग जो विशेष विधा से आते हैं, ऐसे लोग जो कलम और स्क्रीन के डायफ्रा से आते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि हाल फिलहाल की जो देश, समाज और सियासत की परिस्थिति है वो कैसी है। तो सर, सर्वप्रथम स्वागत है आपका प्रयागराज की पावन धरा पर। और वहीं से मेरा पहला प्रश्न आता है कि क्या है कि प्रयागराज को आपने चुनावों में देखा है और अलग अलग स्थितियों में देखा है, लेकिन अभी जो स्थिति है प्रयागराज की, वैसी स्थिति में संभवतः पहली बार देखा होगा। पहली बात तो ये आपने कहा कि प्रयागराज लोगों के आने का सिलसिला जारी है, उसमें अलग अलग फील्ड के लोग आ रहे हैं, उसमें मैं भी आया हूँ। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा प्रयागराज या इलाहाबाद से रिश्ता वो है जो एक विवाहिता स्त्री का मायके से होता है। मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा हूँ और इलाहाबाद ने, प्रयागराज तो उतना मुंह पे मेरे नहीं आता, लेकिन इलाहाबाद ने ही हमें गढ़ा और कढ़ा है। आज जो कुछ भी है, हमारे जितने संबंध हैं, जिनकी वजहों से हम अपने आप को समृद्धशाली मानते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति की और लोकतांत्रिक जो मूल्य है पर्सनैलिटी के भीतर, वो सब कुछ इलाहाबाद की देन है। तो इसलिए मेरा रिश्ता तो इलाहाबाद से, मैंने बताया जैसा विवाहिता स्त्री का होता है मायके का, वैसा है। अब जहां तक इस कुंभ की बात है, 2-3 बातें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ हजारों साल से होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इतिहास को जानने के 3 तरीके हैं।
अगर पूरा तात्विक साक्ष्य और धार्मिक और लौकिक साहित्य और यात्रियों का वृतांत, उस दौरान जिन लोगों ने यात्राएं की, अपने संस्मरण लिखे। चीनी यात्री वेनसोंग भी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का जिक्र करता है। और लौकिक और धार्मिक साहित्य, हिंदुओं के वेद पुराण, हर साहित्य में संभवतः कुंभ का वर्णन है। और ये कुंभ अभी से तो हो नहीं रहा है, हजारों साल से हो रहा है। हम लोग खुद 6 कुंभ देख चुके हैं, ये 7वां कुंभ है। मगर कुंभ की ऐसी मार्केटिंग, 144 साल का योग संयोग कहाँ से निकला, किसने निकाला और क्या चीजें हैं। जितने कुंभ होते हैं उस सब में इतने ही साल का संयोग होता है। अगर हम आप जिंदा रहे तो मेरी बात को याद रखिएगा, 2031 में जब कुंभ होगा तब भी ये कहा जाएगा कि 140 साल बाद या 160 साल बाद या 560 साल बाद या 400 साल बाद ऐसा संयोग बना है। ये पीछे के कुंभों में भी ऐसे ही बात कही जाती थी। वो ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग है। और चलिए, ये महात्मा कहते थे, पुजारी कहते थे, पंचांग वाले लोग कहते थे, तो ठीक है, उनका काम। जब ये सरकारें प्रचारित और प्रसारित करने लगी, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जगह जगह के कहने लगे कि इतने साल का संयोग हो रहा है, आप इलाहाबाद जाइए, आप प्रयागराज जाइए, आप कुंभ जाइए, और जाइए स्टेशन से उतरिए और संगम तक पैदल आइए और पैदल जाइए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि मैं ये भी मानता हूं कि इतने करोड़ लोगों का इंतजाम कोई सरकार करेगी तो क्या करेगी। मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक महिलाओं और बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक की व्हीकल्स लगा देती तो कम से कम वो बेचारों को 5-7 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। फिर मैंने सोचा कि अगर 20 लाख भी महिलाएं आ जा रही हैं एक दिन में, 20 लाख महिलाओं के लिए 1 लाख या 20,000 अगर बैटरी रिक्शा खरीद दिया जाए तो भी वो कम पड़ेगा और उसकी वजह से और जाम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका कि पैदल ही लोगों को चलाते रहो 5-7 किलोमीटर। वैसे भी आप वैष्णो देवी जाते हैं तो 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर आप पत्थर पे, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो ठीक है, चल रहा है। और ये तो अपेक्षित था कि इसका प्रचार इतना ज्यादा प्रसार किया जा रहा है तो इतनी भीड़ होगी। सर, भीड़ होगी तो भगदड़ भी होगी, 2 हो भी गई। 3 शाही स्नान बीत गए और जनमानस में एक इस तरह की धारणा थी कि इस स्नान के बाद भीड़ कम होगी या अगले स्नान के बाद होगी। और अब ऐसी स्थिति है कि भीड़, मतलब हर रोज प्रतिदिन इलाहाबाद में 7-8 लाख गाड़ियां प्रवेश कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भीड़ लगातार जैसे भीड़ आने का कारण हो सकता है स्नान पे, लेकिन लगातार भीड़ बने रहने का क्या कारण है? एक कारण तो ये है कि लोगों ने सोचा शाही स्नान में बहुत भीड़ है। दूसरा कारण 29 तारीख की मौनी अमावस्या को भगदड़ होने के बाद लोगों ने सोचा कि थोड़ा शांत हो तब जाए। तीसरा कारण है कि कुंभ लंबे समय तक चलता है तो लोग अपनी छुट्टियों को देख करके भी सैटरडे संडे में ज्यादा आने की कोशिश करते हैं। और 5वां कारण है कि हिंदू धर्म जो मानता है उसमें शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सोच रहा हो कि ये 144 साल वाला पुण्य उसे ऐसा ना हो कि वो रह जाए, छूट जाए, दूसरे को मिल जाए। अच्छा, हमारे देश में और धर्म जो है वो देखा देखी ज्यादा चलता है। अब किसी घर की 5 महिलाएं आ रही हैं, नहा के जाके कह रही हैं तुम नहीं नहाई, हम तो आराम से चले गए थे और हम एकदम स्नान करके चले आए। तो अब उनको बेचैनी हो रही कि ये तो आ गई गाँव वाली, ये तो मोहल्ले वाला आ गया, हमारा भाई आ गया, हम ही नहीं जा रहे नहाने। अब मेरी दूसरे तरह की मान्यता है, मैं दूसरी मान्यताओं का आदमी हूँ। मेरे ये स्नान और कुंभ और संगम में डुबकी लगा देने से किसी को पुण्य मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। माँ बाप के चरण ही संगम है, वही कुंभ है जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और जिसको वही भगवान है। और दुनिया में मेरी मान्यता है कि जिसके माँ बाप अपने बच्चे से खुश हैं, संगम उसने नहा लिया, उसका घर ही स्वर्ग है। माँ बाप जिसके खुश हैं उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और सबसे बड़े देवता वही है। सब लोग वही पूजा करें, मेरी ये मान्यता है। किसी को संगम आने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है जो चल रहा है। सर, सरकार ने इस कुंभ को, महाकुंभ को दिव्य कुंभ कहा, भव्य कुंभ कहा और डिजिटल कुंभ कहा। अब डिजिटल का एक सकारात्मक पक्ष ये है कि कोई भी कहीं भी बैठकर कुंभ का आनंद ले सकता है स्क्रीन पर देखकर, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये भी हुआ कि जो कुंभ से संबंधित या कुंभ केंद्रित विषय नहीं भी थे वो भी सार्वजनिक विमर्श के दायरे में आ गए।
जैसे जैसे किसी संत ने कहा कि 4 रत्न निकले इस कुंभ के मंथन से, आईआईटी बाबा, मोनालिसा, ममता कुलकर्णी और हर्षा रिछरिया। तो इस पर आपको क्या लगता है कि वाकया कुंभ अपने उद्देश्य से भटका? ये सोशल मीडिया ने किया। यहीं पर देखो, मैं एक बात मानता हूँ, सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा दायरा, एक बहुत विस्तृत दायरा देश में, बहुत नए बच्चों को काम मिला, बहुत लोगों को काम मिला, रोजगार का भी साधन हुआ, लोगों तक बहुत अलग अलग तरह की स्टोरीज जा रही हैं, उसका बड़ा एक प्रभावी भूमिका रही है। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया ने बौद्धिक लोगों को भी, तर्क संगत लोगों को भी मूढ़ और तर्कहीन बना दिया। ये भी श्रेय सोशल मीडिया को चाहिए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहे जो कह लें, बहुत लोग कहते हैं इस तरफ है उस तरफ है, तमाम नाम दिए गए हैं, तो वो इसमें है उसमें है, मगर सोशल मीडिया तो आदमी को मूढ़ बना रहा है, तर्क संगत व्यक्तियों को तर्कहीन बना रहा है, क्योंकि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी इंटीग्रिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। उसको सनसनीखेज खबरें और जिसमें कोई फैक्ट ना हो। एक बात बताओ, मैं भी इतने सालों से कुंभ कवर करता रहा हूं, पायलट बाबा के यहाँ बहुत नए नए उम्र के लड़के लड़कियां आते थे। अच्छा, कुंभ में कोई 1 महीना रहने के लिए आ रहा है या 15 दिन पहनने के लिए आ रहा है, मेरी मर्जी, मैं जीन्स और टी शर्ट ना पहन करके मैं भगवा कपड़े पहन के रिपोर्टिंग करूँ, ये तो मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कुर्ता पैजामा पहन के कर सकता हूँ। लेकिन मैं भगवा कपड़ा पहन लूंगा और रुद्राक्ष की माला डेल लूंगा तो मैं बाबा जाऊंगा। वो IITian जो चरस पीता था, जो कायदे से बोल भी नहीं पाता है, उसको क्या ज्ञान है क्या नहीं ज्ञान है, जो एलानिया इस बात का ऐलान कर रहा है कि हाँ मैं चरस पीता हूँ, मुझे बड़ी हैरत है उन रिपोर्टर्स को कि उसको बाबा और IITian और उससे ईश्वर और अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। जो एलानिया कह रहा है मैं चरस पीता हूँ, और आप उसका वीडियो बना रहे हैं, उसके मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि चलो काम हो गया। अरे 1 मिलियन से 40-50 हजार, मुझे भी मालूम है कितना पैसा आता है। 50 हजार रुपए से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन आप बहुत बड़ा नुकसान कर जा रहे हैं। मोनालिसा, एक उसका क्या हश्र होगा, मैं चाहता हूँ खूब आगे जाए, सब कुछ जाए। अरे इतने बड़े कुंभ में इतने बड़े बड़े महात्मा आए थे, पूजा के तरीके आप बता सकते थे, आपको अक्षय वट क्यों प्रसिद्ध है ये बता सकते थे, लेटे हनुमान जी का क्या रिश्ता है ये बता सकते हैं, संगम के कितने अर्ध कुंभ और अर्ध कुंभ और महाकुंभ के क्या क्या तरीके हैं, कैसे शास्त्रार्थ के बाद उसमें चेंज किया गया, बहुत सारी चीजें कुंभ की हैं जिसको आप बता सकते हो, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। इसका तो बहुत रिकॉर्ड है, कैसे शंकराचार्य ने 4 मठ किए, उन मठों के पीछे क्या शक्ति थी, कैसे अखाड़े आए, अखाड़ों में इतने अखाड़े कैसे बन गए, उनका प्रभाव क्या था। नागा साधु के पास आप जा रहे हैं, उसको नंगा दिखा रहे हैं, उसको क्या नाम है दिखा दे रहे हैं भभूत लपेटा हुआ है, उसको कुछ आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे वो भड़क रहा है, वो चिमटा लेके दौड़ा रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, आप उसका वीडियो बना रहे हैं, डाल दे रहे हैं। नागा साधु जब चिमटा लेके दौड़ा, अरे नागा साधु तो हमेशा इतने सभ्य और इतने शालीन रहे। हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, शाम को आते थे, नागा साधुओं के पास बैठे रहते थे, जाने लगते थे तो हम लोग को 200-300 रुपए भी वो देते थे कि ले बेटा कुछ खा लेना। भक्त को भगवान मान करके नागा साधु काम करते हैं। लेकिन आपको ऐसा किसी का भी ऐसा पक्ष दिखाना है जिससे आपको कुछ व्यूज मिल जाए, कुछ सनसनीखेज खबरें मिल जाए। सोशल मीडिया का ये बड़ा नकारात्मक पहलू है और मुझे बड़ा खेद है कि 2025 का कुंभ सोशल मीडिया ने हाईजैक कर लिया और जो कुंभ की सही बातें आनी चाहिए थी वो लोगों तक नहीं पहुंची। सर, संत, एक बड़ा संत समाज, क्या कहें कि पूरे देश ने, दुनिया का संत समाज महाकुंभ में उपस्थित था। तो अब ऐसे में क्या है कि संतों के 2 खेमे नजर आए, एक सरकार विरोधी, दूसरा सरकार समर्थक। तो सर, इसे किस तरह देखते हैं कि अब संतों का इस तरह खेमों में बंटना क्या है कि धर्म के लिए खतरनाक, कितना खतरनाक है, और सियासत के लिए तो संभवतः होगा नहीं होगा, समय बताएगा। जब एक मठ का महंत मुख्यमंत्री बन जाएगा तो संत तो खेमों में बटेंगे, ये कौन सी नई बात। अगर एक मठ का महंत मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन सा ऐसा संत है, कौन सा ऐसा मठ का महंत है जिसकी अभिलाषाएं उस तरह की नहीं जागृत होंगी।
ये तो बहुत साधारण सी बात है। और कब संत नहीं बटे रहे? स्वरूपानंद शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद, जिंदगी भर उनको कांग्रेसी शंकराचार्य की उपाधि मिलती रही। संत कब नहीं बटे रहे बताओ? अच्छा, संत क्या इंसान नहीं है? वो भी भारत के लोकतंत्र में रह रहा है, उसकी एक राजनीतिक झुकाव नहीं हो सकता है? हो सकता है, इसमें क्या बुरी बात है? अयोध्या के संतों का झुकाव दोनों तरफ नहीं है? हो सकता है। अरे यही अभी स्वर्गीय जो राम जन्मभूमि के प्रमुख अभी आचार्य सत्येंद्र दास जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी अभी जिनका निधन हुआ है माघी पूर्णिमा के दिन ब्रेन हेमरेज से, आचार्य सत्येंद्र दास जी करीब करीब 3 दशक तक रामलला जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे। विश्व हिंदू परिषद का वो जिंदगी भर विरोध करते रहे। वो हमेशा कहते थे कि राम मंदिर के नाम पर विश्व हिंदू परिषद अपनी दुकान चलाता है। तो उनकी एक मान्यता थी, वो बोलते रहते थे, मुख्य पुजारी थे तब भी बोलते रहते। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए, 4 इंटरव्यू मिल जाएंगे। ये बुरी बात, मतलब ये बुरी बात, अच्छी बात मैं कौन हूं कहते हुए। लेकिन जब मस्जिदों के इमाम और जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की मस्जिद है उसके इमाम रामपुर के सांसद हो सकते हैं, मंदिर के मठ के महंत योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु वो एमपी हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, साक्षी महाराज का यहाँ कैंप लगा है वो भी सांसद हो सकते हैं, सतपाल महाराज कांग्रेस में रह करके वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। ये कोई नई बात है क्या? ये तो मैं नहीं मानता कोई नई बात है। हाँ, ये है इतना समर्पण और इतना दंडवत समाज सत्ता के सामने पहले नहीं दिखता था। ये दिखता भी रहा हो तो कैमरा नहीं था। अब तो कैमरे पे जैसे मंत्रियों और बड़े लोगों को महाराज और संत जी लोग नहला रहे थे और जैसे जैसे पानी डाल रहे थे, तो हो सकता है पहले भी करते रहो, शायद मीडिया न रहा हो, ये कैमरे न रहा हो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। सर, जैसे आज तारीख है 17 फरवरी 2025, आपको संभवतः आए हुए 1-2 दिन हो गए। आपका शो बड़ा प्रसिद्ध है, माहौल क्या है? तो अगर इसी को प्रश्न बना दिया जाए कि 17 फरवरी और जब भी ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा तो पूछा जाए कि माहौल क्या है, तो क्या कहेंगे जो दृश्य बाहर है उसे देखकर? सबसे पहले तो जो लोग आए उनका साधुवाद। देखिए, यह सिर्फ हिंदू धर्म में हो सकता है। इतने करोड़ करोड़ लोग आ रहे हैं, इतनी साल पर देखो परेशानियां भी उतर करके आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सब कुछ, लेकिन एक होमगार्ड का सिपाही विसिल बजा के उनको करा इधर से, सब उधर मुड़ जा रहे हैं। इतने दिनों में, 1 महीने में इनका पेशेंस जवाब नहीं दिया, एक दुकान को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, एक बोतल पानी किसी से नहीं छीना, एक जगह पुलिस के साथ कोई झड़प नहीं की। जैसे जैसे उनको प्रशासन बताता जा रहा है, वो अपनी आस्था, अपने धार्मिक उसमें मान्यताओं परंपराओं में चुपचाप बेचारे चलते चले जा रहे हैं और वहां स्नान कर रहे हैं, फिर वापस चले जा रहे हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था और दूसरे धर्म के लोग और जो बातें कुंभ के बारे में कही गई, IITN बाबा, ममता कुलकर्णी, मोनालिसा और ये वो, और नागा साधुओं के बारे में, और कुंभ को लेकर के कि ये नहा रहे हैं, वो नहीं नहा रहे हैं, सब गरीबों के लोग नहा रहे हैं, अमीरों के बच्चे क्यों नहीं नहा रहे हैं? मुकेश अंबानी से बड़ा अमीर कौन है भैया इस देश में? पूरे परिवार के साथ, 3 पीढ़ियों के साथ वो स्नान कर रहे हैं। अडानी से बड़ा, गौतम अडानी से बड़ा कौन है? वो खुद आ रहे हैं, खाना बांट, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका खाना। अरे कहने की बात है यार, देखो आदमी बड़ा होता है अपने स्टार की वजह से। किसी को पद, पैसा, प्रतिष्ठा ऐसे थाली में सजा के नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत संघर्ष, उसके लिए बहुत मेहनत और स्टार्स, उसकी तकदीर साथ देना चाहिए, तब आदमी विशिष्टता और वैशिष्ट पाता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ये कह देना बहुत आसान है कि इसने ऐसे रास्ता पकड़ लिया, ऐसे कर लिया, उसकी मदद कर लिया, वो तिकड़म कर लिया। अरे भाई, आप भी कर लो। नेम, फेम, पैसा इतना आसानी से नहीं आता। जिसके पास है उसके अंदर कुछ न तो कुछ काबिलियत है,
और जिसके अंदर काबिलियत है वैसे सारे लोग यहाँ पर आए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए, तमाम बिजनेसमैन आए, तमाम एक्टर्स आ रहे, और कौन नहीं आना चाहेगा। देखो बहुत लोग तो आस्था की वजह से आ रहे हैं, बहुत लोग मेला देखने भी आ रहे हैं। दुनिया का इतना बड़ा मेला भी तो कहीं नहीं लगा है। मगर वही सवाल है कि आप पुण्य, मैं यही सोचता हूं कि देखो हजारों करोड़ रुपए यहाँ की व्यवस्था में खर्च हुए, क्या इसमें कोई दावा कर सकता है कि ये सारी व्यवस्था में सप्लाई में कमीशनबाजी नहीं हुई होगी? क्या इसकी व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारियों ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, कमीशन नहीं लिया हो? इसकी कोई गारंटी है? अयोध्या में जब बन रहा था इसकी कोई गारंटी है? ये सब तो रुक नहीं रहा है। अब बाकी 144 साल का योग है। आप सर मतलब इंस्टा जैसे यंगस्टर्स का एक बड़ा ट्रैफिक का वो है, बहुत लोग इंस्टा पे जो जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, और इंस्टा पे आप भी अक्सर वायरल होते हैं। और क्या है कि लोग जो जैसे आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशंस हैं, लोग उसके हिसाब से आपका कंटेंट, जैसे मान लें कोई किसी एक विचारधारा की तरफ कुछ प्रेरित कंटेंट है तो कोई उसे राइट विंगर शेयर करते हैं, और अगर लेफ्ट से प्रेरित है तो उधर शेयर करते हैं। तो ऐसे में कभी ये भी आपने शायद एक आध दो साक्षात्कारों में कहा भी है कि कभी मुझे मतलब कि दक्षिण पंथियों की तरफ से प्रतिक्रिया मिलती है, कभी वामपंथियों की गाली मिलती है। गाली मिलती है। तो फिर इससे कैसे डील करते हैं? नहीं, मैं कोई डील नहीं करता, न मैं मेरे ऊपर इसका कोई भार है जी। आप मैं तो इंस्टाग्राम का अभी आपको अपना वो दिखा सकता हूँ, शायद मैंने कोई पोस्ट किया हो, मेरे सैकड़ों में भी शायद फॉलोअर नहीं है उसमें, और मैं इंस्टा को इतना गंभीर मसला भी नहीं मानता। मैंने अपने से कोई रील डाली हो अपने अकाउंट में, ऐसा भी नहीं। मेरे वीडियोस के लोग रील्स बनाते हैं, लोग मुझे ही भेजते हैं और फिर बताते हैं ये मिलियन में चल गया, ये 10 मिलियन चल गया, ये 15 मिलियन चल गया। मैंने आज तक कोई इंस्टा पे अपनी रील नहीं डाली। मैंने कभी, मेरा आप इंस्टा अकाउंट देख लीजिए, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के जितने फॉलोअर होंगे उतने मेरे होंगे। मेरा अपना प्रचार प्रसार का, मुझे अपने लोकप्रिय होने का कोई नशा नहीं है। मेरे व्यूज बहुत ज्यादा आ जाएं, मैं ऐसी बातें करूं और मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के इंस्टा पे, मुझे छाने का दुनिया में कोई शौक नहीं। हाँ, मुझे ये जरूर है कि मैं ऐसा कंटेंट दूं, मैं पढ़ूं लिखूं, मैं कुछ तार्किक बातें, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें, कुछ जनता से बातचीत की बातें, और कुछ लोगों को नया दूं, कुछ सोचने पर मजबूर करूं, कुछ खुद भी सोचूं। 25 साल मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार नौकरी करते होने जा रहे, ठीक है। ऐसा भी रेयर है, आप 25 साल लगातार विदाउट ब्रेक, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना करियर निकाला। ऊपर वाले का उसमें बहुत योगदान। और मैंने कभी, मेरी कोई हसरत नहीं है कि मेरे बहुत मिलियन फॉलोअर हो जाए, मेरे बहुत, हाँ इतने वायरल होते रहते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझसे ज्यादा टीवी चैनल का कोई पत्रकार सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता, जबकि उसका प्रयास मेरा नहीं, लोग करते रहते हैं। मेरे नाम से यूट्यूब चैनल खोला हुआ है लोगों ने, और मेरी ही चीजें डालते रहते। मैंने एक को फोन किया कि मार दूंगा स्ट्राइक इस पर, तो उसने कहा कि अरे सर खा कमा रहे हैं आप भी, ऐसी बात। मेरे नाम का है उसका, सोचो, राजीव रंजन ऑफिशियल। बहुत न जाने कितने चैनल है, वो क्या है निकालते हैं कोई क्लिपिंग का 1.5 मिनट, राजीव रंजन ने मोदी भक्त की बखिया उधेड़ी, रिपोर्टर हो गया गुस्सा, भक्त हो गया लाल पीला, इस टाइप की चीजें डालते डालते। मैंने आपको बताया क्या, सोशल मीडिया ने किया कुछ नहीं, तर्क संगत लोगों को तर्कहीन और बुद्धिमान लोगों को मूढ़ बनाने का काम किया। इस कुंभ में सर एक और ऐसी चीज हुई जिसको लेके मिक्स्ड रिएक्शन है कि, और ये मैं जब संतों के पास गया तो उनकी तरफ से भी ये बात आई कि कोई भी भक्त जब श्रद्धालु आता है तो आशीर्वाद बाद में लेता है, पहले सेल्फी लेता है। वो पहले चाहता है कि मेरी किस पोज में अच्छी फोटो आएगी, और ये बाद में देखता है कि मुझे कौन सी ज्ञान की बात या कौन से धर्म की बात मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सेल्फी कल्चर है, मतलब एक तो सियासत में तो इसका अच्छा बोलबाला था ही,
अब धर्म में भी आया है और इससे धर्म पे भी कुछ ना कुछ डेंट पड़ सकता है या पड़ेगा। अरे यार, हजारों साल की हिंदू संस्कृति है, ये आती बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत सारी संस्कृतियां आई, बहुत सारी संस्कृतियां गई। हिंदू धर्म वहीं पड़ा है, सनातन धर्म वहीं पड़ा है, अपनी आस्था और मान्यताओं के साथ। इसका बहुत लोग यूज किए, बहुत लोग मिसयूज किए, ये सब चलता रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये ऐसे ही हजारों साल से नहीं चल रहा है। इसका किसी का सेल्फी का दौर आया तो सेल्फी चल रहा है। मैं तो एक बहुत ही फेमस बाबा है आजकल, बहुत फेमस, नाम नहीं लूंगा, उनके जब शॉर्ट्स देखे मैंने, उनके कई वीडियोस देखे, मुझे लगा कि यार ये तो अद्भुत संत है, इनसे बात करना चाहिए। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया तो मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात पता चली। मुझे पता चला कि वो जो उनके वीडियोस वायरल होते हैं या शॉर्ट्स आते हैं, वहां 4 कैमरे लगे हुए हैं। बाबा जी आके बैठते हैं, उससे पहले चारों कैमरे उनके ऑन हो जाते हैं, पीछे पीसीआर बना हुआ है, एकदम फोकस करके बात बोली जाती है। वहां आए व्यक्ति की तरफ कैमरा जाता है, फिर उसे से वो जवाब देते हैं, फिर उतना बनता है, फिर एडिटिंग हो। वही बाबा जी के ही यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पे उनके वीडियो अपलोड होते हैं, उसमें ही उनके शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, फिर उनके चेले उस शॉर्ट्स को इधर उधर डालते, फिर वो बाबा का चलता रहता है। उन्होंने कहा वो कतई किसी को इंटरव्यू नहीं देते, आपको भी नहीं देंगे। बताइए। तो बाबा कथावाचक हैं या संत? अब ये सब नहीं बनूंगा, वो बहुत फेमस है। मैंने जब पता किया ये सच है, वो 4 कैमरे। अब इस देश में नेता अपने घर कैमरे सेट करा दे रहा है, कैमरा उसकी, एडिटिंग उसकी, हाथ झुलाते हुए रिपोर्टर कैमरा, वो जा रहे हैं एंकर मेकअप करके बैठ रहे हैं, सवाल भी उसके, या चलो सवाल आपके भी, वो कह रहा आप जाइए हम एडिटिंग करके भेज देंगे। वही एडिट भी कर रहा है बाबा, अपना खुद ही कर रहा, वही एडिट करके भेज दे रहा। सारे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल कोई नहीं ले रहा है, आके अपनी जब बात कहे इसके बाद निकल लिए, सवाल जवाब का काम खत्म। और नहीं तो पहले सवाल लिख के दीजिए तब जवाब आपको देंगे। बाबा भी इसी में चैंपियन होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया गेम में। हाँ, प्रवचनी नेता भी दे रहे हैं, प्रवचनी ये भी दे रहे हैं, हम लोग भी प्रवचनी पे चल रहे हैं। देखो पत्रकार भी क्या कर रहे हैं, एक तरफ के हैं या ज्यादातर इधर है या उधर है, 20 मिनट वो प्रवचन देते हैं, 22 मिनट नमस्कार, इसके बाद एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसमें 20 मिनट तक वही बोलते हैं, मन की बात। इधर गए तो भी, उधर गए तो एक तरफा 20 मिनट प्रलाप करते हैं। तो वैसे ही चल रहा है, उसमें दूसरा कोई नहीं बोलता उनके 20 मिनट के कार्यक्रम में, वही बोलते हैं। कभी हम भी बोलते हैं, हम भी प्रवचन देते हैं। एक तरफ सर अखिलेश यादव का कार्यकाल था जिसमें कुंभ हुआ, उसमें भी भगदड़ हुई रेलवे स्टेशन पे, पवन बंसल के, मैं था उस समय, हाँ रेलवे मंत्री थे, मैं यही था। और एक तरफ ये कुंभ है इसमें भी भगदड़ हुई। अब वो बात अलग है कि भीड़ के रेशियो में, भगदड़ में जो हताहत हुए लोग, तो दोनों के सर अगर कार्यकाल का इवैल्यूएशन करना हो 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, तो कैसे करेंगे, कितना नंबर देना पसंद करेंगे? देखिए वो भगदड़ हुई, देखिए हमारा कहने का मतलब है पारदर्शी और लोकतांत्रिक, लोकतंत्र में पारदर्शी और लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस भगदड़ में वास्तव में कितने लोगों की मौत हुई ये आंकड़ा अभी तक नहीं बताया गया। यहाँ रहे लोगों के दर्शनार्थियों के, चश्मदीदों के, गवाहों के बात सुनेंगे तो मामला कुछ और समझ में आएगा। सरकार ने उस पर कुछ बातें कही, इसके बाद पूरा सन्नाटा। दिल्ली में भगदड़ मची, पूरा सन्नाटा। आप मानने वाले, देखो एक तो बात मैं मानता हूं कि अगर इतने लोग हैं, अगर उस समय भगदड़ की खबर को बहुत प्रचारित और प्रसारित कर दिया गया होता तो शायद मौतों का आंकड़ा कहां चला जाता, घायलों का आंकड़ा कहां चला जाता। क्योंकि इतनी बड़ी जनता में अगर अफवाह फैल गई तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। तो एक तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे लगता है ठीक है, लेकिन एक दबाव क्रिएट भी करना, वो भी एक
सवाल उठेगा कि दबाव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि घटनाओं को दबाया गया, पूरे तौर पर सामने नहीं आया। तो ये कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है, मैं अगर अभी कोई बात कहूँ एक उसके पत्रकार के तौर पे, तो मैं 13 में भी आया था, 25 में भी आया। 13 में 25 इतनी भीड़ थी ही नहीं, न इतने बाबा थे। इस बार के कुंभ में जो बहुत बड़े वीआईपी बाबा है वो 13 में कहीं थे ही नहीं, थे मगर उनका कुछ नहीं। जिनका टेंट इस समय लगा हुआ तगड़े वाला, जो इस चर्चा में, वो 13 के कुंभ में कहीं चर्चा में नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, 13 में इतनी जनसंख्या न देश की थी और न इतना प्रचार था और न इतना सरकारों ने कार्ड बांटा था और आमंत्रित किया था कि आओ आओ आओ, अखिलेश यादव ने कहा था। चौथी बात, जहां तक मुझे याद है, आजम खान नगर विकास मंत्री थे, वो आते थे तो रात को व्यवस्था उस्ता देखते थे, सुबह सायरन हुटर बजा के तो नहीं हमने देखा। और मुझे नहीं लगता है कि कुंभ में अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने पूरे कुंभ का दौरा किया था। स्नान करने आए हो, लेकिन अब तो मार्केटिंग हो रही ना। हर आदमी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, पत्रकार तक यहाँ आए कुंभ में, डुबकी लेते हुए वीडियो बना रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, कुछ कर्म तो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, उसमें नहाना भी एक है। आप नहाए ठीक है, नहाए अपने घर जाइए, लेकिन अब तो नहाने का भी, अब चूंकि प्रधानमंत्री है, नहा रहे हैं, इतना देर तक वीडियो चल रहा है, सब शीर्ष से ही तो लोग लेते हैं। अंत में सर 2 प्रश्न कि एक तो जो इलाहाबादी स्वभाव है, अब तो प्रयागराजी कहने में उतना राइम स्कीम साउंड नहीं करता, पर जो एक इलाहाबादी अक्खड़पना है, आपको क्या लगता है कि अगर ये कोई और शहर होता महाकुंभ का, तो इस स्तर की मेजबानी, क्योंकि बहुत लोग, अगर लोगों ने इसको व्यवसाय बनाया तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फ्री बाइक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, भंडारा किया, हालांकि ये अपने धर्म का भी पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं कि ये अगर हो सकता था तो दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में यही शहर था जहाँ ये इस स्तर का इतना वृहद आयोजन संभव था। अब ये देखो, ये भी तो कुछ बात है हमारे वेदों पुराणों की, पुरातन संस्कृति की, सनातन धर्म की। कुछ तो बात है कि अर्धकुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, नासिक उज्जैन में नहीं लगता, इन्हीं 2 जगह लगता है। और संगम त्रिवेणी जो कहते हैं वो सिर्फ प्रयागराज में। अगर आप जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक देखोगे तो ये पूरा इलाका पानी से भरा रहता है, ज्यादातर लेटे हनुमान जी तक पानी आ जाता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर आता है, गंगा सिकुड़ती चली जाती है, और जब कुंभ का टाइम आता है तो गंगा बिल्कुल एक तरफ जा करके, कभी कभी इस तरफ या कभी कभी उस तरफ जा करके, हजारों हजार हेक्टेयर की रेती छोड़ देती है कुंभ शहर बसने के लिए। इतनी जमीन किसी दूसरे शहर में प्राकृतिक तौर पर, प्रकृति प्रदत्त इतनी जमीन बिल्कुल शहर से सटे हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है। पहली बात, वो बस ही नहीं सकता, जमीन है ही नहीं, बसेगा कहां? शहर के बीच, मतलब ये शहर से क्या है, सटाई हुआ है ना, लाखों हजारों हेक्टेयर एक तो जमीन आपको मिल गई। बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अभी कह रहा था, खुसरो बाग है, पूरे देश के रेलवे स्टेशन में देख रहा हूँ, नई दिल्ली भी देख रहा हूँ, उसके बगल में रामलीला मैदान है, ठीक है। मुंबई बॉम्बे वीटी के सामने तो कुछ है ही नहीं, आजाद मैदान है, लेकिन उसकी कितनी कैपेसिटी। लखनऊ चारबाग के सामने कोई ऐसी जगह नहीं है। थोड़ी दूर पे कॉलेजों के मकान, कॉलेज है या कैंट है तो कैंट है, अलग बात। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में 50 सैकड़ों एकड़ का खुसरो बाग है। उसी खुसरो बाग में घुमा के 50,000 लोगों को स्टेशन भेजा जा रहा है। ये सब व्यवस्था है। दूसरी बात, अंग्रेजों ने इस शहर को राजधानी बनाने के हिसाब से बनाया था, तो सिविल लाइंस का इलाका, अशोक नगर का इलाका, ये जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, ये पूरा इलाका, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं
एक ही तरफ आने के लिए पैरेलल 4-4 सड़कें हैं, है कि नहीं? हाई कोर्ट से एक रोड जीटी रोड आता है जो सीधे संगम की तरफ आ जाएगा। एक पत्थर गिरजाघर से होते हुए सीधे सिविल लाइन से होते हुए आओगे तो भी वो आ जाएगा। चुंगी होते हुए। तो इस तरीके से 3-3 4-4 रोड पैरेलल है, किसी दूसरे शहर में नहीं। और हर तरफ से आने वाला, अगर रीवा से मिर्जापुर की तरफ से लोग आ रहे हैं तो नैनी की तरफ आते हैं, उधर से अरैल चले जाए, उधर संगम। भाई 2 नदियों का संगम है तो 3 तरफ से संगम होता है ना। एक तो इधर से मिलेंगे तो इधर वाला किनारा, एक बीच से पानी मिल करके जब आगे बढ़ेंगे तो उधर वाला किनारा, और एक उस तरफ वाला किनारा जब दोनों मिलेंगे तो अरैल उधर हो गया, संगम नोज इधर हो गया, और वो झूसी साइड का संगम हो गया। 3 तरफ से संगम हो गया। अगर आप बिहार से आ रहे हैं, पूर्वांचल से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से आ रहे हैं तो आप झूसी उतर गए, आप उधर ही नहा लिए। तो देखो कितनी तरफ से आने वालों के रास्ते अलग अलग हैं। इलाहाबाद प्रयागराज अपने आप में तीर्थराज ऐसे थोड़ी कहा जाता है। ये तो प्रकृति प्रदत्त इलाहाबाद की धरती, प्रयागराज की धरती में ऐसा है। बनारस में ही इतने लोग चले गए होते तो क्या होता भगवान जानते। कहाँ है सड़कें बनारस में? गलियां हैं, गलियां तो इलाहाबाद में भी है, लेकिन सड़कें एक नहीं है इलाहाबाद की तरह। सिविल लाइंस की तरह चौड़ी सड़कें बनारस में किसी मार्केट में है? कहाँ है? नहीं। एक तरफ का सिविल लाइंस की सड़क का इलाका में उनके दोनों तरफ का बनारस शहर में आ जाएगा। बहुत लोग इससे, बनारस के निवासी भी भले ही तथ्य पर ऑफेंड भी होंगे। नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। बनारस की मस्ती के बारे में जान सकते हैं, बनारस का अल्हड़पन, बनारस का जीवन, वो अलग तरह की बात है। मैं तो शहर में जगह की बात कर रहा हूँ। इतनी जगह दूसरी जगह शहर में इतने लोगों को बहुत मुश्किल है। अंत में सर एक और चीज़ है जो थोड़ा सालती है, और वो जो उत्तर प्रदेश के जो इधर के शहर हैं, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बनारस, क्या है कि अंग्रेजी में बड़ा फैंसी सा शब्द है सिविक सेंस। क्या है कि जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ी व्यवस्था होना लाजमी है, लेकिन क्या है कि जब कोई इंसान प्लास्टिक की बोतल फेंकता है गंगा जी में, कोई इंसान सड़क पे कचरा फेंक देता है, डस्टबिन नहीं खोजता है, तो ये प्रश्न मैंने यहाँ के एक आध दो जैसे महापौर से भी किया, एक सांसद से भी किया कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया, क्योंकि ये मतलब इस पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है। और क्या है कि लोगों के एटीट्यूड में बदलाव लाना और इतनी भीड़ में थोड़ा कठिन है, पर ये आना जरूरी है। सिविक सेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। सिविक सेंस जैसे सिविलाइजेशन धीरे धीरे होती है, ऐसे ही सिविक सेंस भी धीरे धीरे डेवलप होता है। मैं जब दुनिया के दूसरे में एक बार पेरिस गया तो पेरिस में हम लोग, मैं सोच रहा था कि यार, तो दिल्ली से मुझे पेरिस खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दिल्ली में गाड़ियों का रेला है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है। अगर दिल्ली में फ्रांस इतने लोगों को ही, जितने लोग फ्रांस में है उतने ही लोगों को ले आ दो तो दिल्ली फ्रांस पेरिस से खूबसूरत दिखाई देगी, जितने लोग पेरिस में है। समझ रहे आप? तो ये एक चीज ऐसी है, पॉपुलेशन, दूसरा सिविक सेंस। अब अगर बेबी ऑन बोर्ड उन्होंने पीछे गाड़ी में लिखा है, यूरोप में, अमेरिका में कहीं, तो गाड़ी चलाने वाला 50 मीटर, उसे मालूम है कि इस गाड़ी में बच्चे हैं, बच्चा बैठा है, तो 50 मीटर दूर रहते हैं। स्कूल बस से 50 मीटर दूर लोग गाड़ी चलाते, मतलब उनका ये है कि इस गाड़ी में बच्चे हैं। यहाँ जब तक गाड़ी का अगाड़ी पछाड़ी टच ना हो जाए उतना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो अनपढ़ लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते, मतलब मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ज्यादातर लोग वही गाड़ी चला रहे हैं। अब उनको क्या सिविक सेंस है? जो 8वीं पढ़ा है, जो 10वीं पढ़ा है, तो गाली गलौज करता है, वो उसको जल्दी से निकलने का है। चारों गाड़ी के शीशे बंद रहते तब भी ड्राइवर गाली देते रहते दूसरी गाड़ी वाले की। तो ये डेवलप होने में टाइम लगेगा। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक काम तो बड़ा किया, स्वच्छता का संदेश जो उन्होंने दिया, स्वच्छता की भावना लोगों में जागृत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इस मामले में उनका योगदान बड़ा है। स्वच्छता के प्रति एक, आप भी महसूस करते होंगे, अब लोग उस तरीके से चीजों को पान खा के थूक देना, कहीं भी
या गुटखा खा के रैपर कहीं फेंक देना या चिप्स, अब लोग डस्टबिन खोजते दिखते हैं। मैं खुद देखता हूँ। एक कुंभ इतना बड़ा है, देखिए कहीं गंदगी कुंभ की दिखाई नहीं दे रही उस तरह से। सफाई कर्मियों का योगदान तो है, जनता भी मैं देख रहा हूँ खोज खोज के डस्टबिन में ही डाल रही है। पहले के जमाने में इतना केला फेंक देते थे कि गिर जाए चलते हुए आदमी छिल के, अब लोग भी नहीं फेंक रहे। धीरे धीरे एक स्वच्छता का उनके अंदर आ गया। तो यहाँ तक जो दर्शक बने हुए थे वो समझ गए होंगे कि क्यों इस प्रकार की वार्तालाप जरूरी है। तो इस उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि इस संवाद के जो सकारात्मक पहलू हैं उन्हें जनता स्वीकार करेगी और कुंभ के मूल उद्देश्य से भटकेगी नहीं। मिलेंगे किसी अगली वार्ता में।